जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट में। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है इस चैनल पे रेगुलर जो है क्या कर रहे हैं, प्रश्न का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें कि प्री का पेपर लिए हैं। तो GS पेपर 1 में लगभग हम 64 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। तो आज जो बात करेंगे प्रश्न संख्या 65 पे। तो ज़्यादातर प्रयास रहेगा कि प्रश्न का आंसर बता के आगे बढ़ने का, ठीक ना। तो उतना समझाने का, थोड़ी चूँकि समझाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा आंसर टिक करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग को भी ये पता चल जाएंगे किस तरह का प्रश्न आ रहे हैं लगभग। तो आज वीडियो बनाने का विचार में तो नहीं थे, फिर भी बना रहे हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 65 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 65 कह रहे हैं कि यूनेस्को, ठीक ना, द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करना है। ये सब जो है इनमें शामिल है, लेकिन विचार करना है। तो उपरोक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा नवीनतम पूछ रहे हैं, यानी कि 2023 में जो शामिल किया गया है उन्हीं के वही आंसर होगा, ठीक ना। तो शांति निकेतन और हौसले के पवित्र मंदिर, ये दोनों जो है 2023 में क्या हुआ है, ऐड किया गया है, ठीक ना। 2023 में ऐड किया गया है। बाकी इनकी बात करें रानी की वाव की, तो इनको जो है 2014 में ऐड किया गया है, ठीक ना। तो वही बात करें इनकी बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर की, तो इनका भी 2002 में किया गया था। तो जो ताज़ा पूछ रहे हैं 2023 में, तो 1-2 है, तो केवल 2 ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखिए, प्रश्न संख्या 66 क्या कह रहे हैं। प्रश्न 66 कह रहे हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन, तीनों के द्वारा कर सकते हैं, ठीक ना। तो तीनों इनका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन इनका देखते हैं कौन सा है, डी, ठीक ना। इनका ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए जैसे परिवर्धन है, तो परिवर्धन जो है संसद संविधान में नए प्रावधान या अनुच्छेद या भाग जोड़ सकती है। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के ए में एक परिवर्धन था, ठीक ना, जोड़ा गया था 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का अधिकार को जोड़े थे, ये एक परिवर्धन था, ठीक है। वही बात करें इनकी परिवर्तन, तो कैसे उतना हम समझाने का समय नहीं है, लेकिन परिवर्तन की बात की तो इनके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो देखिए संसद जो है मौजूदा प्रावधानों को संशोधित कर सकती है और उनके शब्दों, दायरे या प्रभाव को भी बदल सकती है। तो यह अक्सर किसी मौजूदा कानून को और अधिक प्रभावी बनाने या बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। यहाँ तीनों आंसर इनका ऑप्शन डी होगा, ठीक ना, क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 67, तो देखिए प्रश्न संख्या 67 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित देशों पर जो है क्या करना है, विचार करना है, ठीक ना। 67 में निम्नलिखित देशों पर विचार करना, जैसे इटली का, जापान हो गया, नाइजीरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब इन पे विचार तो करेंगे, लेकिन किससे रिलेटेड विचार करना है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, उपरोक्त में से किन देशों का उल्लेख पर्याय मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो इसमें चलिए एक बारी बारी से वर्णन करते हैं। जैसे मान लीजिए इटली है, तो इटली की बात करें तो इटली यूरोप के उन देशों में से एक है जहाँ सबसे कम जन्म दर और सबसे तेजी से बढ़ती वृद्ध जनसंख्या है। तो यह मीडिया में लगातार अपनी जनसंख्या की चुनौतियों के लिए चर्चा में रहता है। तो ये जो है क्या है, सही है। अब बात करते हैं जापान की। जापान दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे तेजी से घटती आबादी वाले देशों में से एक है। तो इसकी निम्न जन्म दर और उच्च जीवन प्रत्याशा के कारण जो है वृद्धों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिससे कार्यबल और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। तो इसलिए ये भी सही है। तीसरा बात करते हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया की जनसंख्या काफ़ी युवा है और इसकी जन्म दर उच्च है। तो यह ह्रासमान जनसंख्या या वृद्धोन्मुख जनसंख्या की समस्या का सामना नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल इनके अनुकूल ये गलत हो गए, ठीक ना। यहाँ प्रश्न में जो कह रहे हैं प्रश्न के अनुकूल ये गलत हो गए। वही बात करें दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया में भी दुनिया की सबसे कम जन्म दर है। तो और ये तेजी से सुपर एज सोसाइटी बनता जा रहा है। तो मीडिया जो है अक्सर इनका जो रिपोर्ट दिखाती है, तो इसकी घटती जनसंख्या और वृद्ध होती आबादी पर चिंता व्यक्त की जाती है। तो इस दृष्टि से देखिए तो ये भी सही है। अब प्रश्न क्या है, ऑप्शन 5 को देखते हैं, कथन। तो पहले इन सभी को हम आंसर में ढूंढ लेते हैं। मेरे ख्याल से यहीं तक में आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए 3 गलती है, जहाँ जहाँ 3 होंगे वो कट जाएंगे। जैसे 3 यहाँ पे है, ये भी कट गए, 3 यहाँ पे है, ये भी कट गए, क्लियर है। अब मान लीजिए 1, 2 जहाँ पे रहेंगे वो सही होंगे, 1, 2 यहाँ है, 1, 2 1 नहीं है, तो इस तरह से ये भी कट गए। तो ऑप्शन इनका जो बचा वही इनका आंसर हो जाएंगे, 1, 2 और 4, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 68 पे। तो देखिए प्रश्न संख्या 68 कह रहे हैं, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो सही के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं।
तो प्रश्न देखिए, कथन 1 में कह रहे हैं अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। तो देखिए अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। यह कथन बिल्कुल क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 109 विशेष रूप से धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करता है और जिसमें यह भी शामिल है कि इससे कहाँ पेश किया जा सकता है और राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है। इसलिए ये क्या है, सही है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा बात करते हैं धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो देखिए यह कथन भी बिल्कुल सही है। कैसे सही है? तो बात करते हैं अनुच्छेद 109 जो कि स्पष्ट रूप से कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो इसलिए ये गलत हो गए। क्लियर है? ये क्या हो गए, गलत हो गए। गलत यहाँ पे राज्यसभा बोले, हाँ ये सही हो गया, राज्यसभा है ना। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 109 के स्पष्ट रूप से कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ भी राज्यसभा कह रहे हैं नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ भी कथन सही कह रहे हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो अब ऑप्शन से हम पकड़ सकते हैं कौन कौन सही है कौन कौन गलत। तो देखिए 1 और 2 जहाँ पे रहेंगे वो सही होंगे। तो इसमें 1 नहीं है जबकि 1 बिल्कुल सही है, तो ये इस तरह से कट जाएंगे। बाकी 1 यहाँ है, 2 भी है, तो इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये भी कट जाएंगे। तो बच गए ये दोनों। तो इसका मतलब 3 को हमको सॉल्व करना होगा। तो देखिए 3 में क्या करें जानते हैं। 3 में कह रहा है कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। तो ये जो है राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, केवल सुझाव दे सकती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक ना, ये बिल्कुल सही है। अब बात करें चौथा। तो ये सही है, तो इस तरह से ये ऑप्शन सी इनका सही हो गया। इसमें 3 नहीं है, तो ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो गया। क्लियर है? इस तरह से हम आंसर को पकड़ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 69। तो प्रश्न संख्या 69 क्या करें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है, जो समान है। समान मान लीजिए समान होना चाहिए, 3 गो है ना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना में। तो अब बात करते हैं ब्रिगेडियर, जो कि थल सेना का अध्यक्ष होते हैं, ठीक ना। उसके बाद वायुसेना में एयर कमोडोर और दूसरा नौसेना में कमांडर। ये कमांडर यहाँ पे थोड़ा डाउट है गाइस, ठीक ना। तो चलिए पहले आगे वाला देखते हैं, जो शेष बचेंगे तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे। 2 वाला देखते हैं। तो देखिए मेजर जनरल, और वायुसेना में क्या हो गया, एयर वाइस मार्शल, नौसेना में वाइस एडमिरल। तो देखिए ये जो है गलत है। क्यों है? क्योंकि वाइस एडमिरल का स्तर जो है मेजर जनरल से ऊपर होता है, इसलिए ये क्या है, गलत है। अब बात करते हैं तीसरा। तो मेजर स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, ये बिल्कुल सही है। मेजर थल सेना का हो गया, वायुसेना, नौसेना, ये बिल्कुल सही है। वही 4 को देखते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल और दूसरा ग्रुप कैप्टन, वायुसेना का ग्रुप कैप्टन, नौसेना का कैप्टन। बस ये जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? कैप्टन जो है कैप्टन नेवी और ग्रुप कैप्टन जो है एयरफोर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी के समकक्ष नहीं है। तो यह कर्नल के समकक्ष है। किसके? कर्नल के समकक्ष। इस वजह से ये क्या है, गलत है। तो अब यहाँ देखते हैं प्रश्न 3, यानी कि 2 और 4 जिसमें होंगे वो कट हो जाएंगे। 4 है, कट गया, 2 और 4 है, कट गया, यानी कि 1 और 3। तो इसमें मेरे ख्याल से वायुसेना का जो है कमांडर होते हैं और नौसेना का कमोडोर होते हैं, ठीक ना। यहीं पे डाउट है, लेकिन इधर उधर में थोड़ा दिक्कत है। ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर, तो उतना भी क्लियर नहीं है, फिर भी इनको टिक मार देते हैं। 1 और 3 ऑप्शन बी इनका सही जवाब दे देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा और मैसेंजर में जरूर बताइएगा इनका प्रश्न संख्या 69 का आंसर जरूर आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। आशा है आप लोगों से यही, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो ये प्रश्न संख्या 70 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 70 का यह कहे कि पूर्वोत्तर परिषद यानी कि NEC की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी और वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद जो है परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें देखिए संघटक राज्य का राज्यपाल को भी शामिल किया था, संघटक राज्य का मुख्यमंत्री को भी शामिल किया था और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य को भी जोड़ा था। और चौथा है भारत का गृह मंत्री। मतलब ये चारों जो है क्या है, सही है। तो चारों को जोड़ा है, 1 2
ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 70 तक कवर कर लिए हैं। अब बाकी 73 तक कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए 71 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या कह रहे हैं 71 कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन, याद रखिएगा परिसीमन 2023 तक कह रहे हैं ना, 23 तक में 4 परिसीमन हुए हैं। कितना? 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। कब कब किए गए थे तो याद ये भी रखना चाहिए। 1952 में पहला किया गया, उसके बाद 1963 में दूसरा किया गया, और 1973 में जो है तीसरा किया गया, और 2002 में जो है क्या चौथा हुआ। तो इस तरह से 4 है, तो ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 को देखिए। प्रश्न संख्या 72 कह रहे हैं संविधान यानी कि 71वें संशोधन। तो संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। तो गैस यहाँ पे बहुत ही ईजी है। मान लीजिए मैथिली जो है ये हाल ही फिलहाल में जोड़ा गया एक भाषा है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं 71वें संविधान संशोधन यानी कि 1992 की बात कर रहे हैं, तो ये हाल ही में जोड़ा गया है। यदि एग्जैक्ट डेट आप लोगों को नहीं भी याद है तो इस तरह से हम अनुमान लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 4 का तो 1992 में नहीं होंगे, तो इस तरह से इनको हम गलत करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ 4 होंगे वो पूर्ण रूप से गलत हो जाएंगे। तो यहाँ 4 है गलत, यहाँ 4 है गलत, यहाँ 4 है गलत, तो शेष बच गए ए। तो इस तरह से 1 2 3 तीनों आ गया, इनका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। तब प्रश्न संख्या 73 पे बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार करना है। दल है और उसके बाद इसके नेता है। तो पहला दल का बात करते हैं भारतीय जनसंघ। तो देखिए भारतीय जनसंघ का जो है नेता कौन था? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है? तो देखिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने दिल्ली में कब? दिल्ली में 21 अक्टूबर 1951 को इनकी स्थापना की, भारतीय जन संघ की। तो इस तरह से ये सही हो गए। वहीं बात करें सोशलिस्ट पार्टी, सी गोपालाचारी। ये थोड़ा गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? देखिए इन्होंने सी गोपालाचारी की बात करें तो इन्होंने सी गोपालाचारी ने 1959 में जो है एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। किसका? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। और यह पार्टी जो है कांग्रेस की समाजवादी नीतियों के विरोध में बनाए गए थे। ठीक ना। तो इसलिए ये सोशलिस्ट पार्टी का नेता नहीं था, ये अलग बनाए थे स्वतंत्र पार्टी। क्लियर है। तो अब सी देखिए, सी करें कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी यानी कि CFD। तो ये बिल्कुल इनका जो है नेता कौन था? जगजीवन राम। ये बिल्कुल सही है। किस तरह से सही है? तो देखिए JFD कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की जो स्थापना है ये कब किए थे? तो 1977 में की थी। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। वहीं बात करें चौथा स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी अभी हम बताएं 1959 में कौन? सी राजगोपालाचारी ने किया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आचार्य नरेंद्र देव, ये नहीं थे, ये तो इनका सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य थे ना, इसलिए इनका नहीं, ये गलत हो गए। तो 1 और 3, तो यानी कि 1 2 को सही है तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न संख्या 73 तक कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में यानी कि कल हम कवर करेंगे 73 से आगे। ठीक ना। 73 से आगे जितना भी प्रश्न है उनको देखेंगे। लगभग 5 प्रश्न का टारगेट रखे हुए हैं, तो लगभग आज तो 5 से प्लस ही कर दिए होंगे। तो कमेंट में जरूर प्रश्न संख्या 69 का आंसर जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू बाय, गुड नाइट।